अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वही हो रहा है जो होता आया है। वजीर आजम के बार बार दावों और वादों के बावजूद शुगर माफिया जीत रहा है और हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है। और वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के लिए एक बड़ा स्कैंडल बन रहा है। आज हुकूमत के अपने जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक चीनी 110 रुपए तक बिक रही है और पूरे मुल्क में औसत कीमत 100 रुपए से ऊपर चली गई है। और हम हकाइक आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो वाजे कर रहे हैं कि शुगर मिल मालिकान खुद हुकूमत की तरफ से बताई गई एक्स मिल कीमत के मुताबिक भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 230 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा अवाम की जेब से निकाल चुके हैं। सिर्फ इस साल के 7 महीने में 32 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमा चुके हैं। हम आपके सामने हकाइक रखते हैं। हुकूमत ने इस साल 200 रुपए फीमन की गन्ने की सपोर्ट प्राइस रखी। किसानों ने इस कीमत पर शुगर मिल मालिकान को गन्ना बेचने से इनकार कर दिया और यह दावा किया कि गुज़िश्ता 2 बरसों से शुगर मिल मालिकान हमसे 180 से 190 रुपए की सपोर्ट प्राइस पर गन्ना खरीद रहे हैं और चीनी की कीमत 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए पर पहुंचा दी है। मिल मालिकान 2 साल से अरबों रुपए कमा रहे हैं और हमारी लागत बढ़ने के बावजूद हमें कम पैसे दे रहे हैं, इसलिए हम 200 रुपए फी मन पर गन्ना नहीं बेचेंगे और कटाई ही नहीं करेंगे। फिर शुगर मिल मालिकान 200 रुपए से ज्यादा कीमत पर गन्ना खरीदने पर मजबूर हुए और चीनी की कीमत बढ़ाते चले गए। मगर हुकूमत के मुताबिक गन्ना इतना महंगा नहीं खरीदा गया जितना शुगर मिल मालिकान ने दावा किया है। मगर फिर भी हुकूमत ने शुगर मिल मालिकान की 265 रुपए फी मन की कीमत को कबूल किया और दावा किया कि शुगर मिल मालिकान की बताई गई कीमत के मुताबिक चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपए और रिटेल कीमत 85 रुपए फी किलो होनी चाहिए। हम चूँकि इस चीज़ के अंदर एक सेट करना चाहते थे एक्स मिल प्राइस, तो हमने बजाय हुकूमत का डेटा लेने के हमने शुगर मिल्स वालों के डेटे के ऊपर कीमत मुकर्रर कर दी। अगर हम हुकूमती डेटा पे कीमत मुकर्रर करते तो ये 5-6 रुपए नीचे आती। तो हमने वो वाला डेटा जो शुगर मिल एसोसिएशन का था, यानी कि रिकवरी रेशो जो थी 9.3% और गन्ने की कीमत 265 रुपये, वो काउंट करके चीनी की कीमत मुकर्रर की और उसको एक राउंड फिगर करके 80 रुपये एक्स मिल कर दी। मगर हुकूमत 85 रुपए फी किलो चीनी की फरोख्त यकीनी नहीं बना पाई। फिर रमज़ान के महीने में लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि रमज़ान में 85 रुपए फी किलो की फरोख्त की जाए। शहजाद अकबर ने इस फैसले को बड़ा रिलीफ करार दिया और इसे मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमत की पहली फतह करार दिया। फिर उम्मीद थी कि अब तो अदालती फैसला भी मौजूद है, कम अज़ कम रमज़ान के महीने में तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। मगर शुगर माफिया ना माना और हुकूमत कुछ ना कर सकी। रमज़ान की गर्मियों में अवाम की 1-1 किलो चीनी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई और यही वजह है कि हुकूमत के लिए ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि सियासी स्कैंडल भी बन रहा है। और रमज़ान गुजरने के 2 माह के बाद भी मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में चीनी के लिए रमज़ान की उन लंबी लाइनों पर हुकूमत पर तनकीद करती नजर आई। रोजे की हालत में पाकिस्तान की आवाम को इसने चीनी के लिए 1-1 किलो चीनी के लिए इतना जलील और ख्वार किया और 1 किलो चीनी का थैला पकड़ा के यकीन मानो वो उनके अंगूठे पे निशान लगाते थे, चीनी देते थे और कहते थे जाओ जाओ बस अब जाओ और अब दोबारा ना आना। जब हुकूमत का खुद इस साल के लिए दावा है कि 265 रुपए फी मन पर कीमत 85 रुपए फी किलो रिटेल की सतह पर खुद शुगर मिल मालिकान के मुताबिक होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं कि सिर्फ इस साल के सीजन में कैसे शुगर मिल मालिकान को 32 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा दे दिया गया है और कैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 230 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा वो कमा चुके हैं। गुज़िश्ता बरस नवंबर तक चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो थी। फिर नवंबर में गन्ने की क्रशिंग हुई और चीनी दरामद भी हुई, तो दिसंबर में चीनी 85 रुपए फी किलो की फरोख्त होने लगी। और वजीर आजम ने 2 दिसंबर को ट्वीट किया और क्रेडिट लिया कि हुकूमत की कामयाब मुदाखलत के बाद चीनी की एक्स मिल कीमत 20 दिन में 20 रुपए फी किलो कम हो गई है। फिर उसके 10 दिन के बाद वजीर आजम ने एक और ट्वीट किया कि मुल्क भर में चीनी गुज़िश्ता माह 102 रुपए फी किलो के मुकाबले में 81 रुपए फी किलो की औसत कीमत पर मिल रही है। मैं अपनी टीम को उनकी कामयाब हिकमत अमली पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमत मजीद कम होने की उम्मीद भी दिलाई। हुकूमती वुज़रा भी ये दावे करते रहे, मगर फिर 1 महीने बाद ही जनवरी में खुद हुकूमत के आदादोशुमार के मुताबिक औसत कीमत 91 रुपए 25 पैसे फी किलो हो गई। यानी हुकूमत की अपनी बताई गई 85 रुपए की कीमत से 6.25 रुपए ऊपर हो गई। और पाकिस्तान में औसत 45 लाख टन माहाना चीनी की खपत है। और वज़ीर आज़म के अपने बताए गए शुगर कमीशन के मुताबिक चीनी की कीमत में 1 रुपए के इजाफे से शुगर मिल मालिकान को 5.25 अरब रुपए का इजाफी फायदा होता है। हम माहाना हिसाब किताब आपके सामने रख देते हैं। जनवरी 2021 में कीमत चीनी की कीमत खुद सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 91 रुपए 25 पैसे हो गई थी। यानी हुकूमत की अपनी मुकर्रर करदा 85 रुपए की कीमत से 6.25 रुपए ऊपर, यानी 3 अरब रुपए से ज्यादा का सिर्फ 1 महीने में इजाफी मुनाफा।
फिर फरवरी में कीमत मजीद बढ़कर खुद हुकूमत के अपने आदादोशुमार के मुताबिक औसतन 93 रुपये हो गई, यानी 3.5 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। फिर मार्च में यह कीमत मजीद बढ़कर 98 रुपये हो गई, यानी 85 रुपये की हुकूमती कीमत से 13 रुपये ज्यादा और 6 अरब रुपए का सिर्फ एक महीने में इजाफी मुनाफा। फिर अप्रैल में 97 रुपये की कीमत पर 5.5 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। फिर मई में 98 रुपये की कीमत पर 6 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा और जून में भी 98 रुपये की ही कीमत पर 6 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। जुलाई में खुद हुकूमत की तरफ से आज के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीनी की कीमत 110 रुपये पर पहुंच चुकी है। 100 रुपये 65 पैसे की औसत कीमत रही है, यानी इस महीने के सिर्फ 9 दिन में 2 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा शुगर मिल मालिकान कमा चुके हैं और सिर्फ 7.25 महीने में, सिर्फ 7.25 माह में 32 अरब रुपए अवाम की जेब से निकाल चुके हैं। मगर ये सिर्फ इन 7 माह की कहानी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुगर मिल मालिकान के इजाफी मुनाफे की दास्तान 230 अरब रुपए की है और ये उस सब के बावजूद है कि वज़ीर आज़म कभी शुगर कमेटी बनाकर चीनी की कीमत नीचे लाने का वादा करते हैं, फिर कीमत और बढ़ जाती है तो शुगर कमीशन बना देते हैं, फिर कीमत और बढ़ जाती है तो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट सामने लाई जाती है और फिर दावा किया जाता है कि अब चीनी की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। अब हमें सब पता चल गया है, डिटेल तफसील में इंक्वायरी हुई है, हमें सब चीजें पता चल गई हैं। ये भी मैं आज अपनी कौम के सामने कहता हूँ कि जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी। मगर चीनी की कीमत नहीं रुकी और शुगर मिल मालिकान हुकूमत के बार बार दावों के बावजूद इस साल भी 32 अरब रुपए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 230 अरब रुपए आवाम की जेब से इजाफी निकाल गए। 32 अरब रुपए का हिसाब हमने आपके सामने रखा और बाकी 198 अरब रुपए की तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। जब गुज़िश्ता बरस चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ तो वज़ीर आज़म ने पहले शुगर कमेटी और फिर शुगर कमीशन बनाया और फिर मई में शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी आई और हुकूमती अराकीन क्रेडिट लेते रहे, रिपोर्ट पर ही वर्ल्ड कप जीतने का दावा करते रहे और फिर कीमतें नीचे लाने का वादा करते रहे। ये वजीर आजम ने मना किया था उस्मान बुज़दार को सब्सिडी देने से या नहीं? तरीन साहब कह रहे हैं उस्मान बुज़दार कोई काम वजीर आजम से पूछे बगैर नहीं करते। पीटीआई के टहरे में नहीं खड़ी, आज पीटीआई ने वर्ल्ड कप जीता है। आज पीटीआई ने इस तरह से जवाब नहीं देने कि पीटीआई के टहरे में खड़ी हमने को गलती की है। अवाम का सबसे पहले सोचे कि अवाम के लिए कीमत कम हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। शक्कर ये होगा, कीमत मैं समझता हूँ 15 से 20 रुपए नीचे आनी चाहिए क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस वक्त असेस की गई है। मगर 15 से 20 रुपए कम होने की बजाय 15 से 20 रुपए मजीद बढ़ गई। गुज़िश्ता साल फरवरी में शुगर कमेटी बनाई तो चीनी 79 रुपए फी किलो थी। फिर 21 मई को जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आई तो 82 रुपए फी किलो हो गई और अब 100 रुपए से ऊपर चली गई है। और शुगर कमीशन ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मई 2020 तक ही शुगर मिल मालिकान 100 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कमा चुके हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान के बनाए गए शुगर कमीशन ने बताया और साथ ही 2019 के गन्ने की कीमत को मद्देनजर रखकर लिखा कि अगर 190 रुपए की गन्ने की कीमत के हिसाब से चीनी की लागत का तयन किया जाए तो 57 रुपए 69 पैसे बनती है। मगर शुगर कमीशन ही की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2019 के सीजन के लिए 215 रुपए फी मन के हिसाब से चीनी की 63 रुपए 13 पैसे की कीमत निकाली है। यानी खुद शुगर कमीशन ने भी गन्ने की 190 रुपए की सपोर्ट प्राइस की जगह 215 रुपए फी मन की सपोर्ट प्राइस लगाई और फिर चीनी की कीमत 63 रुपए 13 पैसे फी किलो बताई। जैसे इस साल हुकूमत ने 200 रुपए फी मन की सपोर्ट प्राइस की जगह 265 रुपए फी मन गन्ने की कीमत पर 85 रुपए फी किलो की कीमत निकाली। मगर ना उस वक्त 63 रुपए 13 पैसे पर शुगर मिली, शुगर मिल मालिकान ने चीनी बेची और ना ही हुकूमत आज 85 रुपए फी किलो को यकीनी बना पा रही है। मई में शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जून 2020 के महीने में चीनी की कीमत 90 रुपए फी किलो थी तो शुगर मिल मालिकान को 13 अरब रुपए का मजीद फायदा पहुंचा। जुलाई 2020 में चीनी की कीमत 97 रुपए फी किलो हुई तो शुगर मिल मालिकान को 16 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा हुआ। अगस्त 2020 में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो हुई तो शुगर मिल मालिकान को एक महीने में 17 अरब रुपए का इजाफी फायदा हुआ। जबकि सितंबर 2020 में चीनी की कीमत 100 रुपए रही तो उस महीने में भी शुगर मिल मालिकान को 17 अरब रुपए का इजाफी फायदा हुआ। और अक्टूबर 2020 में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो रही तो शुगर मिल मालिकान को 17 अरब रुपए का इजाफी फायदा पहुंच चुका था। नवंबर 2020 में चीनी की कीमत 99 रुपए रही और 15 अरब रुपए का इजाफी फायदा पहुंचा। यानी मई 2020 में कमीशन की रिपोर्ट आने तक शुगर मिल मालिकान को 100 अरब रुपए तक का फायदा पहुंचा, जो वजीर आजम के शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। फिर मई से नवंबर 2020 तक मजीद 95 अरब रुपए का फायदा पहुंचा। फिर चीनी की बरामद पर पंजाब हुकूमत ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी का और ऐलान कर दिया। यानी हर तरफ से कौमी खजाने पर बोझ पड़ता रहा, अवाम की जेब पर बोझ पड़ता रहा, जो सिर्फ चीनी की मद में तकरीबन 198 अरब रुपए नवंबर 2020 तक हो चुका था। और फिर नई फसल आने के बाद दिसंबर से जुलाई तक 32 अरब रुपए का हिसाब हमने आपके सामने रखा है। पिछले 2 सालों में किसान से सस्ता गन्ना खरीदा गया और महंगी चीनी बेचकर शुगर मिल मालिकान 198 अरब रुपए कमा गए। फिर तीसरे साल भी हुकूमत ने गन्ने की सपोर्ट प्राइस 200 रुपए फी मन रख दी
मगर किसानों ने गन्ने की फसल काटने से ही इनकार कर दिया और मिल मालिकान को महंगा गन्ना खरीदना पड़ा, तो हुकूमत ने इस बात का भी क्रेडिट ले लिया कि हुकूमत की वजह से किसानों को ज़्यादा पैसा मिला है। मगर एक और अहम बात यह है कि हुकूमत मार्केट में चीनी की कीमत कम करने का दावा करती रही, मगर खुद यूटिलिटी स्टोर्स पर अपने ही तय करदा 80 रुपए की एक्स मिल प्राइस पर चीनी नहीं खरीद रही है। गुज़िश्ता दिनों यूटिलिटी स्टोर्स ने 90 रुपए फी किलो की कीमत पर 40,000 टन चीनी खरीदी, जो यूटिलिटी स्टोर को 100 रुपए की पड़ेगी, यानी खुद अपने तय करदा 80 रुपए फी किलो की कीमत की जगह 90 रुपए फी किलो पर खरीद कर हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए 40 करोड़ रुपए का इजाफी मुनाफा शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दिया है। जब यूटिलिटी स्टोर को ही चीनी 100 रुपए की पड़ेगी, तो मार्केट में खुद हुकूमत ये सिग्नल दे रही है कि चीनी 100 रुपए से ऊपर ही बिकेगी। इससे पहले गुज़िश्ता बरस भी हम आपको बताते रहे कि कैसे यूटिलिटी स्टोर्स महंगे दामों चीनी खरीद रहे हैं और हुकूमत महंगी चीनी पर सब्सिडी दे रही है। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की अपनी फराहम करदा दस्तावेजात के मुताबिक दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 तक यूटिलिटी स्टोर ने 2,10,000 टन चीनी खरीदी और 83.5 रुपए तक चीनी खरीदी, यानी 63 रुपए 13 पैसे हुकूमत के अपने शुगर कमीशन ने बता दिया था। मगर फिर भी हुकूमत के ही यूटिलिटी स्टोर्स 83.5 रुपए तक चीनी शुगर मिलर से खरीदते रहे और शुगर मिल मालिकान को यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी की मद में 3 अरब रुपए का फायदा अलग पहुंचा दिया गया। यानी सब्सिडी का ऐलान अवाम के लिए किया गया, मगर उसमें से भी 3 अरब रुपए गुज़िश्ता साल भी शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दिए गए। और हम ये बात हुकूमत के इल्म में भी लाए और शवाहिद भी रखे, तो उन्होंने ये बात तस्लीम की और इंक्वायरी की यकीन दहानी भी कराई। इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है कि अरबों रुपए की सब्सिडी वज़ीर आज़म कह रहे हैं अवाम को जा रही है, जा वो शुगर मिल मालिकान को रही है। बिल्कुल शाहज़ेब, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये मैं समझता हूँ ना सिर्फ ज्यादती है बल्कि बदमाशी भी है। कम आमदन वाले और गरीब लोग खरीदारी करते हैं, उनके लिए हुकूमत की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी मिली, तो वो जो इनडायरेक्ट सब्सिडी थी वो भी मिल मालिकान ने, और इसमें टोटल फेलियर था। लोग दाल चावल आटा चीनी से ज्यादा खाते हैं, तेल चीनी से ज्यादा खरीदते हैं, मगर इतनी बड़ी सब्सिडी और इतने बड़े टेंडर यूटिलिटी स्टोर ने चीनी के किए हैं, बाकी दूसरी चीजों के नहीं किए। तो ये सब्सिडी शुगर मिल मालिकान के लिए थी, आवाम के लिए थी? वज़ीर आज़म ने सीधा आपके पास एक वाज़े तौर के ऊपर सबूत आ गया है कार्टेलाइजेशन का, उनसे रिकवरीज भी इंशाल्लाह होंगी, जो कि वो टैक्स पेयर का पैसा वापस जमा हो सकेगा। मगर फिर कुछ भी नहीं हुआ और पहले की तहकीकात तो क्या होती। रवा हफ्ते हुकूमत ने मजीद इजाफी 40 करोड़ रुपए शुगर मिलर्स की जेब में डाल दिए हैं और हमने शहजाद अकबर साहब से जब इसके बारे में पूछा तो वो लाइल थे। ये नहीं कर सकती हुकूमत कि यूटिलिटी स्टोर 90 रुपए की खरीदे, उसे खुद 100 रुपए की पड़े और आप रिटेलर और होलसेलर पर छापे मार रहे हो कि सस्ती बेचो। वो कैसे सस्ती बेचेगा? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है यूटिलिटी स्टोर ने किस प्रोसेस के तहत 90 रुपए में चीनी खरीदी है, लेकिन ऑफ कोर्स जब एक दफा एक्स मिल प्राइस मुकर्रर हो जाती है तो फिर उसी प्राइस के ऊपर ही चीनी खरीदी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद से मुसलसल चीनी का मसला मिसमैनेज किया है, जिससे शुगर मिल मालिकान को फ़ायदा पहुंचाया गया है। पहले साल में चीनी बरामद करने का फैसला किया, फिर लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ गई, चीनी कम हो गई तो सस्ती चीनी बरामद की और महंगी दरामद की। वज़ीर आज़म इमरान खान जब शुगर माफिया की बात करते हैं तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की शुगर मिल्स का जिक्र करते हैं। चीनी बनाने वाले जो शुगर मिल्स हैं वो थोड़े से लोग हैं और ज्यादातर वो सबसे ताकतवर लोग हैं। शरीफ खानदान की भी शुगर मिल्स हैं और जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं। मगर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की बनाई गई शुगर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि तहरीक इंसाफ के दौर में दी गई सब्सिडी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुकूमती अराकीन की शुगर मिल्स को हुआ। शुगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स को सब्सिडी का 22% मिला, खुसरो बख्तियार ख़ानदान की शुगर मिल्स को सब्सिडी का 18% मिला। हत्ता कि नून लीग के दौर में जब सब्सिडी दी गई तो भी इन दोनों की शुगर मिल्स फ़ायदा उठाती रहीं। नून लीग के दौर में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ख़ानदान की शुगर मिल्स को सब्सिडी का बहुत बड़ा हिस्सा मिलता रहा, जबकि शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल को 5.9% और आसिफ जरदारी के दोस्त अनवर मजीद की ओमनी ग्रुप को 3.6% हिस्सा मिला। यानी नून लीग के दौर में भी सबसे ज़्यादा हिस्सा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का था। और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो पंजाब हुकूमत की 3 अरब की सब्सिडी में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ख़ानदान का हिस्सा 40% था। ना शरीफों को कुछ मिला और ना ही आसिफ अली जरदारी के दोस्तों को कुछ मिला। और ये सब खुद वज़ीर आज़म की अपनी बनाई गई शुगर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया। फिर इस शुगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया वो शुगर मिल्स जिन्होंने तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत से ज़्यादा सब्सिडी हासिल की, उनका पंजाब हुकूमत की फैसला साजी पर सियासी असर व सूख था और उन्होंने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की। अब सबसे ज़्यादा सब्सिडी तो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ख़ानदान की शुगर मिल्स ने हासिल की। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम भी किया कि शुगर मिलर्स ने सब्सिडी के लिए दबाव डाला था। चीनी एक्सपोर्ट की, अब ये भी सुन रहे हैं, अब चीनी एक्सपोर्ट करें, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की चीनी की कीमत ज़्यादा है और बाहर चीनी कम है, इसलिए हमें पैसे रिबेट दें चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए। तो हमने पहले मना कर दिया कि हम नहीं रिबेट देते। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारे पास तो चीनी पड़ी हुई है, तो हम तो फिर किसानों का गन्ना नहीं लेंगे।
तो एकदम हम नहीं हमारी गवर्नमेंट आई थी, तो इसका मतलब किसान सड़कों पे होगा और वो बेचारा गरीब किसान बेचारा उसका गन्ना नहीं बिकेगा। सारा साल उसने मेहनत की है, तो हमें मजबूरी, हमने सोचा किसानों का सोच के हमने रिबेट दे दी। इधर रिबेट दे रहे हैं हम, यानी एक्सपोर्ट करने के लिए, उधर चीनी की कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। इंक्वायरी तो इसलिए हुई। वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि शुगर मिलर्स ने दबाव डालकर सब्सिडी ले ली। वज़ीर आज़म की शुगर कमेटी ने तस्लीम किया कि जिनका तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर सियासी असर रसूख था, उन्होंने वो सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत से सब्सिडी ले ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब हुकूमत से सब्सिडी भी ले गए। मार्केट में चीनी भी 110 रुपये की हो गई, मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हालांकि उनकी अपनी शुगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में चीनी की पैदावार और सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास है। जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो उस वक्त चीनी की कीमत 54 रुपये 15 पैसे थी, और मई 2018 में जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त फ़ी किलो चीनी की कीमत 52 रुपये 68 पैसे थी, और आज चीनी दुगनी से भी ज़्यादा 110 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। और ये खुद आज के हुकूमत के अपने जारी करदा अदादुशुमार बता रहे हैं। हमने वज़ीर सनअत और पैदावार खुसरो बख्तियार साहब को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं आए। हमारे साथ माहिर अजदाद शमसुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं। शमसुल इस्लाम खान साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, ये क्या हो रहा है? हुकूमत कहती 85 रुपये, अगर 265 रुपये का भी गन्ना काउंट करें, मगर चीनी बिक रही है 110 रुपये, क्या हो रहा है? देखें जी, इस वक्त आपको बताऊं कि 30 जून तक तो यहाँ पे शुगर की प्राइस जो है 92 रुपीज़ 50 पैसा पर केजी एक्स मिल का रेट था, लेकिन 1 जुलाई से इन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किए और रोज़ाना की बुनियाद पर रेट बढ़ाए, और कल तक 98 रुपीज़ पर केजी एक्स मिल का रेट हो गया, और आज जो है 98.5 पैसा जो है पर केजी का एक्स मिल का रेट है। तो रीज़न उन्होंने ये बनाई है कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ दिनों में जो है $425-27 से प्राइस बढ़ के लंदन फ्यूचर पे वो 457 तक चली गई थी, लेकिन अब जो है 1-2 रोज़ से नीचे मार्केट आना शुरू हुई है, और आज जो है वो तकरीबन 433 की है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी तो उसका जवाब बना के तो प्राइसेस को बढ़ाया गया, लेकिन जब गिरी हैं तो उस पर एडजस्टमेंट लोअर साइड पे नहीं की, बल्कि और उसको फर्दर इंक्रीज़ किया। और सब, मगर माजी में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें गिरती थी तो ये लोकल मार्केट में तो नहीं गिराते थे, बल्कि एक्सपोर्ट करने पर सब्सिडी लेते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में कम है। तो ये अब क्या कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है तो बढ़ा रहे हैं, हालांकि हमने इंपोर्ट इस वक्त नहीं की है, हमारी तो जो लोकल पैदावार है वो भी रिकॉर्ड हुई है। प्रॉब्लम ये है कि देखें, इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एक सेक्टर को। आपने जो सही कंपटीशन होना चाहिए कि आपका इंपोर्टर्स के साथ आपकी लोकल मिल्स को compete कराएं ताकि मोनोपोली किसी सेक्टर की नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है, और ओवर प्रोटेक्टेड ये इंडस्ट्री रही है। और इसकी वजह यही है कि आपने देखा माजी में इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, रिपोर्ट्स भी आई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा था कि उसमें भी कुछ क्रैकडाउन हुआ था सट्टेबाजों के ऊपर, तो वो भी कोई सामने खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं आया। तो एक लीनियंट रवैये की वजह से शायद प्राइसेस बढ़ रही हैं, और इस वक्त जो है शुगर मिलर जो है वो अपना इस पर जवाब बना रहे हैं कि जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट जो बढ़ गई है। मगर हुकूमत खुद तो कुछ नहीं कर सकी, मगर अदालत ने रमज़ान के लिए कहा था कि 85 रुपये फ़ी किलो बेचे हैं, वो भी हुकूमत नहीं करा सकी। तो क्या कोई रिट नहीं है, क्या मसला है? देखिए जी, इसमें अंदर यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अगर आप इसको कोर्ट को इन्वॉल्व करें तो कमोडिटीज़ मार्केट में या किसी भी बाज़ार में कोर्ट के ज़रिए करेक्शन नहीं की जाती। आपकी पॉलिसी ऐसी है, हेल्दी पॉलिसी हो कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कंपटीशन हो। अगर आप एक फ्री हैंड दे देंगे एक ही सेक्टर को तो वो फिर उसकी मोनोपोली को एंजॉय करता है। आपको पता है कि गन्ने की जो कॉस्ट थी मैक्सिमम 375 पे गई, लेकिन 200 से भी स्टार्ट हुआ था, तो ऑन एवरेज कॉस्ट ली जाती है, और उसके बावजूद 70, 75, 80 रुपये की कॉस्ट आने के बावजूद अगर रेट बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कोई चेक नहीं है इनके ऊपर। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा ख्वाजा आसिफ और असद इकबाल के जो फैसले आए। उन्होंने तो नैब के ऊपर सवाल उठाया ही था, शाहिद खाकान अब्बासी का जो फैसला आया है वो भी मजीद सवाल उठा रहा है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज एक और अदालती फैसले से नैब के केस और हुकूमती बयानिए को धचका लगा है। LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत का तफसीली फैसला सामने आ गया है। गुज़िश्ता 3 दिनों में पाकिस्तान की अदालतों से 3 जमानत के फैसले सामने आए हैं, और उन नैब केसेस से मुताल्लिक फैसले आए हैं जिनमें अपोजिशन रहनुमा कई महीनों तक जेल में रहे, और हुकूमती रहनुमा उन केसेस के हवाले से अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाते रहे, दावे करते रहे, और खुद वज़ीर आज़म इमरान खान उन केसेस को अपने एहतसाब के बयानिए के हक में इस्तेमाल करते रहे। मगर अदालतें ना सिर्फ नैब के केसेस पर बल्कि उसकी गिरफ्तारी के इख्तियारात पर भी मुसलसल सवालात उठा रही हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद इकबाल के केस में नैब के अंधाधुंध गिरफ्तारी की तरीक़ाकार पर सवाल उठाया, और फिर ख्वाजा आसिफ के केस के ज़मानती फैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने नैब के तहकीकाती तरीक़ाकार पर सवाल उठाए, और दोनों केसेस के ज़मानती फैसले में यह मामला सामने आया कि ये केसेस करप्शन या नाजायज़ माली फ़ायदे उठाने के केसेस ही नहीं हैं।
और अब LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत के तफसीली फैसले में भी यही मामला सामने आ रहे हैं। तफसीली फैसले के मुताबिक इस बात में कोई तनाज़ा नहीं कि इस केस में गैर शफाफियत के इल्जामात ही नहीं है। LNG टर्मिनल्स की मंजूरी मुतादिद फोरम्स की तरफ से दी गई और LNG टर्मिनल्स की तामीर के लिए अमरीकी हुकूमत ने USAID के जरिए टेंडरिंग प्रोसेस और मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए कंसल्टेंट मुकर्रर किया और फिर उस कंसल्टेंट से मजीद एक और कंसल्टेंट मुकर्रर किया और उनकी फीस USAID ने अदा की। इसमें कौमी खजाने की कोई रकम शामिल नहीं थी। अदालती फैसले के मुताबिक नैब का मौक़िफ़ है कि जो कंसल्टेंट मुकर्रर किए गए वो शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत पर किए गए, मगर इस मौक़िफ़ को सहारा देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई मवाद ही पेश नहीं किया गया। नैब इस हवाले से कोई मुनासिब वजाहत नहीं दे सका कि शाहिद खाकान अब्बासी कैसे एक खुद मुख्तार मुल्क और उसकी एजेंसी पर असरअंदाज हो सकते हैं। अदालती फैसले के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ जो वाहिद मवाद है वो वजारत पेट्रोलियम के सेक्रेटरी का बयान है, जिन्हें नैब चेयरमैन ने वादा माफ गवाह बनाया है। हमने इस बयान का जायजा लिया है और बज़ाहिर सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा था कि उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी उन पर असरअंदाज हुए। इस वक्त ये मुनासिब होगा कि उस बयान की कानूनी हैसियत और नैब चेयरमैन की तरफ से सेक्रेटरी को वादा माफ गवाह बनाने से मुतालिक हम कोई ऑब्जर्वेशन ना दें ताकि किसी भी तरह एहतसाब अदालत में जारी ट्रायल पर असर ना पड़े। अदालती फैसले के मुताबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम के इस बयान की हैसियत जिसकी बुनियाद पर उन्हें माफ़ी दी गई उसका तयन ट्रायल के दौरान होना है। अदालती फैसले के मुताबिक ये बात नोट की गई है कि नैब का ये केस ही नहीं है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कोई माली फ़ायदा उठाया है और ये मामला कि टर्मिनल की तामीर अवाम के मुफाद में थी या नहीं उसकी मजीद छानबीन की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुकी है कि सज़ा के तौर पर जमानत को नहीं रोकना चाहिए। फैसले के मुताबिक जो केस हमारे सामने मौजूद है उसमें सुप्रीम कोर्ट के उसूलों और कानूनी वजाहतों के बाद हम मुतमईन हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी या उन्हें मजीद कैद में रखना ज़्यादती सरजद करने के मुतरादिफ होगा। नैब हमें इस बात पर कायल करने में नाकाम हुआ है कि शाहिद खाकान अब्बासी को मजीद कैद में रखना ज़रूरी है या ये कि इस मामले में गैर कानूनी फ़ायदा हासिल करने के काफ़ी सबूत हैं। फैसले के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी को जमानत न देने से वो अपनी आज़ादी के हक़ के इस्तेमाल से महरूम हो जाएंगे और जमानत को रोकना सज़ा देने के मुतरादिफ होगा। हमने इस केस के हवाले से नैब तर्जुमान को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उन्होंने जवाब दिया कि नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जमानती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है और जमानत केस का मंतकी अंजाम नहीं होता। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी के केस में सिर्फ नैब नहीं बल्कि वज़ीर आज़म समेत कई अहम हुकूमती रहनुमा भी मुतहर्रिक रहे। हुकूमती रहनुमा फैसल वाउडा ने तो पहले ही शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ कार्रवाई का बता दिया था। मैं आज आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ, नेक्स्ट खाकान अब्बासी साहब है। अच्छा, आपको कैसे पता है कि खाकान अब्बासी साहब है? सर जैसे अमाल होते हैं वैसे काम। आप तो अभी कह रहे थे कि नैब जो है वो एक खुद मुख्तार अदारा है, तो अगर वो खुद मुख्तार अदारा है तो उसकी खबर आपको किस तरह पता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब पकड़े जाएंगे? साहब देखें, एक तो ये कि अगर खुदा न खास्ता आपने कत्ल किया हो तो मेरी असेसमेंट या किसी बच्चे की भी असेसमेंट ये होगी कि आपको जेल होगी या आपको सजाए बहुत होगी। तो जिन्होंने चोरी डाके की LNG के केस के अंदर, आप क्या समझते हैं कि काफ़ी एविडेंसेस हमने नहीं जमा कराए हुए? अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें प्रेस के आगे लेके आएंगे उसकी LNG की, तो जैसा काम वैसा अंजाम। फिर वो एविडेंस ना प्रेस के सामने आए ना ही नैब ने अदालत के सामने रखे या केस का हिस्सा है। और जब शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार हुए तो वज़ीर आज़म ने अमेरिका में उसका क्रेडिट ले लिया। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया अब हमने उसे। और करप्शन के साथ ये भी इल्ज़ाम था कि LNG टर्मिनल अवाम के मुफाद में था ही नहीं और वही टर्मिनल जब गुज़िश्ता महीने 5 साल बाद सिर्फ 3 दिन के लिए मरम्मत के लिए बंद हुआ तो पूरे मुल्क में गैस और बिजली का शदीद बहरान आ गया था। बहरहाल अब कल ये खबर सामने आई कि नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, एक हफ्ते में तीसरा फैसला, कैसे देख रहे हैं आप नैब के इन केसेस को और उन पर फैसलों को? मैं समझता हूँ नैब ने इस सूरत हाल से निपटने के लिए कोई रिसर्च डिपार्टमेंट, कोई ऐसा डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं किया है कि ये जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स कोताहियाँ पॉइंट आउट कर रही हैं इसको दूर करे, इसको ओवरकम कर सके। वो है ये गाड़ी चल रही है, बस पकड़ धकड़ करनी है और 2-2.5 साल लोगों को सड़ाना है और बंद करना है। इसके अलावा मुझे नैब की कोई पॉलिसी समझ में नहीं आती है। कितने रिमार्क्स आते हैं 2 साल से 3 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं सुधार नज़र नहीं आता कि नैब ने उस चीज़ को दूसरे केसों में अवॉइड किया हो। इसमें भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सी चीज़ें पॉइंट आउट की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के केस में, लेकिन अब वो मैं समझता हूँ कि दूसरे केस में भी वो दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। उनकी पूरी कोशिश होती है कि अपोजिशन को टारगेट करें, बंद करें और
क्रूसिफाइड करें बस। मगर साहब हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इन केसेस के पर सवालात उठा रही है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर, साथ ही आइन की खिलाफ वर्जी पर सवालात उठा रही है। अब नैब के जो चेयरमैन है वो खुद साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जब नजर आ रहा है तो उन्हें नजर नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? बस वो बोर्ड की मीटिंग प्रिजाइड करते हैं, उनका यही कि काम है कि जी इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, ये इसके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दो। उस रेफरेंस का फेट क्या है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई है। जिस केस में 50 विटनेस होंगे वो कभी केस कंक्लूड हो ही नहीं सकता है। जिसमें 40 एक्यूज्ड हों वो केस कंक्लूड हो नहीं सकता है। ये देख रहे हैं 10 साल से, 15 साल से केसेस चल रहे हैं। उसके लिए भी कभी इन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की, कुछ इन्वेस्टिगेशन की साइड पे कोई सेमिनार, कोई डिस्कशन, कोई वर्कशॉप। बस वो बैलगाड़ी चली जा रही है, अपना आँख बंद किए रास्ते पे, ये भी उसके पीछे चल रहे हैं। ये दे आर नॉन सीरियस इन एलिमिनेटिंग करप्शन फ्रॉम सोसाइटी। मगर गिरफ्तारी का इख्तियार है चेयरमैन नैब के पास, वही ऑर्डर करते हैं। साथ ही जब जमानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं, जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, तो एक शख्स जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है उनका ये फोकस क्यों नहीं होगा कि भाई मैंने गिरफ्तार क्यों करना है, शाहिद खान अब्बासी साहब कहाँ भाग रहे हैं, दूसरे कहाँ भाग रहे हैं, जिन्होंने करप्शन की है, तो उनका फोकस हो कि इन्हें साबित करना है। अब जब जमानत की मनसूखी हो गई, इतना अर्सा उन्हें गिरफ्तार रखा, जब जमानत हो गई तो उसकी मनसूखी कराने के लिए क्यों अदालत से रुजू करना है? शासिब, जैसे मैंने शुरू में अर्ज की थी ना कि इनका काम सिर्फ पकड़ धकड़ है। ये हैरासमेंट फैलाते हैं, लोगों को वार्निंग देते हैं कि तुम सीधे चलो, और कोई काम नहीं है। वरना तो अगर वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर सिंसियर होते तो इस मुल्क में आज इतना करप्शन, इतनी सख्ती से एहतसाब हो रहा 3 साल से, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि करप्शन का लेवल गिर जाए। वो वहीं के जूं के तू लेवल पे कायम है। वो इनकी कोताहियाँ, इनकी नालायकियाँ हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, 2 बहुत आम खबरों पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद में नौजवान लड़के और लड़की पर बदतरीन तशद्दुद की वीडियो सामने आने के बाद मजीद संगीन इंकिशाफात भी सामने आ रहे हैं। वाक़े के 5 मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हैं और वज़ीर आज़म ने खुद वाक़े का नोटिस लेकर आईजी इस्लामाबाद को सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। ताहम इतलात के मुताबिक मुल्जिमान एक गिरोह के तौर पर कई माह से दारुल हुकूमत में लोगों को हिरासा कर रहे थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक लड़के और लड़की पर तशद्दुद के बाद उस्मान मिर्जा समेत मुल्जिमान ने मुतासरा फरीकैन को ब्लैकमेल किया और वीडियो वायरल किए जाने का खौफ दिलाकर उनसे रकम लेते रहे। मुल्जिमान अब तक मुतासरीन से 10 लाख रुपए से ज़ायद रकम हथिया चुके हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के लिए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को खत लिख दिया है। इसके अलावा द न्यूज़ में शाया होने वाली शकील अंजुम की खबर के मुताबिक पुलिस ने वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में 8 माह से दीदा दिलेरी के साथ काम करने वाले ब्लैकमेलर्स और हिरासा करने वाले गिरोह के 5 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो मुतासरा अफराद को जिस्मानी और जहनी असियत देने के बाद उनके जाती वीडियो क्लिप्स अपलोड करके उनकी जिंदगियों को तबाह कर रहे थे। खबर के मुताबिक गैंग का सरगना पुलिस की तहवील से धमकी दे रहा है कि वो कुछ ही दिन में रिहा होकर बदला लेगा। पुलिस के मुताबिक भत्ताखोरी और ब्लैकमेलिंग के इस नेटवर्क की सरगर्मियों का तयन किया जाएगा और उससे मुतासर होने वाले अफराद की तादाद को भी सामने लाया जाएगा। पुलिस ने मुतासरा नौजवान लड़की और लड़के के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुतासरा लड़की और लड़का आपस में शादी कर चुके हैं। आज सुबह मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा और दीगर मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल ने मुल्जिमान को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी गुज़िश्ता रोज़ वाक़े का नोटिस लिया और आज वज़ीर आज़म से आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान ने मुलाकात की और केस में होने वाली पेशरफ से उन्हें आगाह किया। इस पर मजीद बात करेंगे डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद अफजाल अहमद कौसर हमारे साथ मौजूद है। अफजाल अहमद कौसर, बहुत शुक्रिया। साहब, जो मरकजी मुल्जिम है वो गिरफ्तार हुआ, मगर अब ये खबर आना कि तो 8 महीने से बतौर नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था और ये अभी कस्टडी के अंदर से भी लोगों को धमकियां दे रहे हैं। ये क्या कहानी है? ये बतौर नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था और किसी को नहीं पता था, पुलिस को नहीं पता था? जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये एज नेटवर्क काम कर रहे थे, हमने एक इन्वेस्टिगेशन टीम हाई लेवल की बनाई है जिसको हमारे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हेड कर रहे हैं और इस पहलू से भी तहकीकात की जा रही हैं कि इनकी और प्रीवियस एक्टिविटीज़ क्या थी, तो वो तहकीकात जारी हैं। आज दूसरा दिन है, तो इंशाल्लाह जो भी चीज़ आएगी वो आपके सामने रखेंगे हम। अच्छा, मगर अभी तक ये पूरा ग्रुप क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? इसका भाई भी नहीं गिरफ्तार हुआ मरकजी मुल्जिम का जिसने इसे फ्लैट पर बुलाया था?
जी ऐसे ही अभी तक की तहकीकात में यही चीज़ आई है कि उस्मान के भाई ने ही बुलाया था, लेकिन इंसिडेंट सारा उस्मान ने किया है। उसका भाई डेफिनेटली उसके साथ शामिल है और उसको हम अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने 5 लोग इसमें अरेस्ट कर लिए हैं और वो उनमें से 4 हमारे पास रिमांड पे मौजूद हैं, जिनमें उस्मान भी शामिल है। मुझे साथ ये बताइएगा कि जाहिर लोगों के जहन में बड़े सवालात हैं कि जैसे ये खबर मीडिया से जाएगी, ये रिहा हो जाएंगे, तो क्या क्या शिकें डाली जा रही हैं, किस तरीके से पुलिस यकीनी बनाएगी कि इनको सज़ा भी हो उस काम की जो इन्होंने किया है? इसमें मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली जो बड़ी इंपॉर्टेंट शिक है वो 354A है सेक्शन पीपीसी का, और वो है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन एंड स्ट्राइपिंग हर क्लोथ्स, और इसकी सजाए मौत भी हो सकती है इसके अंदर। और इसके अलावा क्रिमिनल इंटिमिडेशन की इसमें दफात शामिल की गई हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है और कॉजिंग एन इंसल्ट टू मॉडेस्टी ऑफ वुमेन की दफात इसमें शामिल की गई हैं। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि हम इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रही है और हम लॉ नोइंग लोगों से और प्रोमिनेंट लॉयर्स से भी कांटेक्ट कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में फर्दर क्या एविडेंस आ रही है, और अगर कोई एविडेंस आती है तो हम इसमें फर्दर सेक्शंस ऐड भी करेंगे। और एक सीनियर लेवल की इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का बेसिक पर्पस ही ये है कि ऐसी एविडेंस कलेक्ट की जाए और उसको इस तरीके से कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए कि इनकी कन्विक्शन करवाई जा सके। बहुत शुक्रिया रियाज ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। जो वज़ीर आज़म ने वादा किया है वो भी इस केस में पूरा करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सदर मुमलिकत ने कल ज़हूर आगा को गवर्नर बलूचिस्तान मुकर्रर किया था, जिसके बाद आज उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ज़हूर आगा तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन हैं, ताहम उनके इस ओहदे तक पहुंचने की कहानी बहुत दिलचस्प है। रवां साल फरवरी में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने सेनेट के लिए बलूचिस्तान की जनरल लिस्ट से अब्दुल कादिर को टिकट जारी किया था, लेकिन मकामी क़यादत के एहतजाज के बाद वो टिकट वापस ले लिया था। और इस पेशरफ्त के पीछे भी एक कहानी थी, क्योंकि वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि बलूचिस्तान में सेनेटर बनने के लिए रेट 50 से 70 करोड़ रुपए तक जा रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। फिर खुद बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर यूसुफजई ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि अब्दुल कादिर नामी शख्स के बारे में ही इमरान खान तक ये शिकायत पहुंचाई गई थी कि वो सेनेटर बनने के लिए 50 से 70 करोड़ रुपए खर्च करके हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टिकट पार्टी ने अब्दुल कादिर को दे दिया। इमरान खान हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे कि 50 करोड़ से 70 करोड़ में बलूचिस्तान में वोट बिक रहा है, तो मैं खुद और हमारी क़यादत ने वज़ीर आज़म इमरान खान तक जो कंप्लेन पहुंचाई थी उसमें इन्हीं शख्स का हमने नाम दिया था और इन्हीं शख्स का जिक्र किया कि अब्दुल कादिर साहब ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के और 50 से 70 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करके पीटीआई से सेनेटर बनना चाहते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए तहरीक इंसाफ सेंट्रल बलूचिस्तान रीजन के सदर मुनीर बलोच ने यह भी कहा कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी को बता दिया था कि अब्दुल कादिर का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, फिर भी उन्हें टिकट दे दिया गया। अब्दुल कादिर साहब को ज़ाती तौर पे ना मैं जानता हूँ, ना हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ कोई भी बंदा जानता है। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं आमिर कियानी साहब, मैं उनसे जाके मिला, मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि बाबा आप जिनका नाम ले हैं, जिनको आप टिकट दे रहे हैं, वो तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी में हैं, उनका पीटीआई से तो ताल्लुक़ ही नहीं है। तो उन्होंने तो हमें यकीन दहानी करवाई कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और रातों रात ये तब्दीली आई और वो जाके टिकट जो है उनको दे दिया, जिनका पीटीआई से किसी तरह भी ताल्लुक़ नहीं रहा है। तो बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई थी। यानी खुद वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में सेनेट की एक सीट के लिए 70 करोड़ रुपए तक चलने का इल्ज़ाम लगाया, फिर टिकट अब्दुल कादिर को दे दिया। तो तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने बताया कि वो अब्दुल कादिर ही तो हैं जिनके लिए पार्टी क़यादत को बताया था कि वो 70 करोड़ तक में सेनेट की सीट खरीद रहे हैं, और उन्हें टिकट दे दिया। लेकिन जब मामला मीडिया में आया तो अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेकर ज़हूर आगा को दिया गया, और अब्दुल कादिर ने आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। लेकिन फिर एक और ड्रामाई तब्दीली आई। 25 फरवरी को तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने एक ट्वीट में लिखा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैयद ज़हूर आगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। यानी तहरीक इंसाफ के ज़हूर आगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हक में दस्तबरदार हुए, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अब्दुल कादिर की हिमायत कर दी, जिनको तहरीक इंसाफ ने टिकट देकर वापस ले लिया था। नतीजतन अब्दुल कादिर सेनेटर मुंतखब हो गए, मगर बात यहाँ भी नहीं रुकी। वो सेनेटर मुंतखब होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और वज़ीर आज़म ने खुद उन्हें वेलकम किया।
और आज ज़हूर आगा ने गवर्नर बलूचिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। आप एक दफ़ा फिर सुन लें, वज़ीर आज़म ने सेनेट इंतखाबात में पैसा चलाने के हवाले से क्या कहा। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।